दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर ज़िले से। और इसी ज़िले के अंतर्गत अलसीगढ़ गांव में एक सुखाराम नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास होती है। जी हाँ दोस्तों, सुखाराम काफ़ी अमीर होता है। इसके पास कम से कम 7 से 8 एकड़ ज़मीन होती है। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। सुखाराम की पत्नी नहीं थी, क्योंकि 3 साल पहले एक बीमारी के चलते इसकी पत्नी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। सुखाराम का इकलौता बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है। अमन ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी और फिलहाल वो एक नौकरी की तलाश कर रहा था। धीरे धीरे अमन की ये तलाश ख़त्म हो जाती है और अमन की नौकरी एक बैंक में लग जाती है। अब बाप और बेटे की जो जोड़ी होती है वो गांव में मिसाल बन जाती है, क्योंकि बेटे ने अपने बाप का नाम रोशन किया था और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया था। गांव के लोग इनकी काफ़ी तारीफ़ किया करते थे। गांव के लोग सुखाराम से ये भी कहा करते थे कि तेरा बेटा जवान है, अपने पैरों पर खड़ा है, अब उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन सुखाराम सभी लोगों को ये कहकर टाल दिया करता था कि जब तक बेटे की मर्ज़ी नहीं होगी वो शादी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक आदमी जो इन्हीं का रिश्तेदार होता है वो सुखाराम के घर पे आता है, एक लड़की का रिश्ता लेके, जिसका नाम आरती होता है। आरती का इनको फ़ोटो दिखाया जाता है, तो आरती का फ़ोटो जब ये देखते हैं तो फ़ोटो में ही पसंद कर लेते हैं। उसके बाद आरती को देखने के लिए उसके घर पे भी जाते हैं। उसके घर पे जाते हैं तो आरती काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। गोल चेहरा होता है, गोरा उसका रंग होता है, रेशमी बाल होते हैं। जब सुखाराम और उसका बेटा अमन आरती को देखता है तो एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोनों परिवार एक साथ बैठ के बात करते हैं और रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अमन की और आरती की बड़े धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अमन आरती को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। आरती भी अपने पति अमन से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। धीरे धीरे तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आरती अमन को और उसके परिवार को काफ़ी अच्छे से संभाल लेती है। जी हाँ दोस्तों, आरती की सबसे बड़ी आदत ये थी कि घर में वो पूजा पाठ किया करती थी। सुबह को जल्दी उठती थी, उठने के बाद पूजा पाठ किया करती थी, भजन किया करती थी। और अमन को और अपने ससुर सुखाराम को वो कुछ गंगा जल की बूंदें भी पिलाया करती थी और उनसे कहा करती थी कि गंगा जल की बूंदें पिलाने से लक्ष्मी का वास घर में रहता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों सुखाराम को अपनी बहू की ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और उसके बाद वो घर का जो खर्च होते हैं वो उसी के हाथ में कह देता है। पूरा घर का हिसाब किताब वो आरती के हाथ में दे देता है और कहता है कि आज से तुम इस घर की मालकिन हो, जो कुछ भी हिसाब किताब है तुम्ही को करना है, पैसे भी तुम्हारे हाथ में है, तिजोरी की जो चाबी होती है वो भी आरती के हाथ में आ जाती है। दोस्तों अमन भी जो अपने बैंक से पैसे कमाता था, जो भी उसकी सैलरी आती थी, वो तुरंत ही सैलरी आते ही वो अपनी पत्नी आरती को सारे पैसे दे दिया करता था। अब पूरे घर का हिसाब किताब आरती के हाथ में ही आ जाता है। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरने लगता है। एक दिन सुखाराम खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। तुरंत ही आसपास के लोग वहां पर आते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं और इनके परिवार वालों से ये कहते हैं, अमन से और उसकी पत्नी से, कि अब इनसे खेतों का काम नहीं करवाया जा सकता। अगर ज़्यादा ये खेतों का काम करेंगे तो इनकी हालत और ही बिगड़ सकती है। थोड़ा छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद तब तक ये ठीक ना हो जाए। दोस्तों इस तरीके से सुखाराम घर पे आ जाता है। उसकी दवाई चलने लगती है, रोज़ दवाई खाता था। धीरे धीरे 1 महीने का समय गुजर जाता है। सुखाराम थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है और खेतों में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उससे ज़्यादा काम नहीं होता था क्योंकि उसकी कमर में दर्द होता था। अब वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपने खेतों का काम करने के लिए कोई नौकर रख लूँ। इसीलिए वो इधर उधर किसी लड़के की तलाश करने लगता है ताकि उसके खेतों का काम कर सके। दोस्तों पास के ही गांव में एक विनोद नाम का लड़का इनको मिल जाता है, जो कि जवान होता है, जिसकी उम्र भी 25-26 साल होती है। और वो इनके पास आता है नौकरी के लिए। तो सुखाराम उसको अपने घर पे नौकरी के लिए रख लेता है। वो हर दिन विनोद उसके खेतों में काम करने के लिए जाया करता था और शाम को आ जाया करता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। दोस्तों ये जो आरती होती है, ये सुबह सुबह जो पूजा पाठ किया करती थी, जो ढोंग किया करती थी, पूजा पाठ के पीछे जो उसका मकसद था वो कुछ और ही था। अच्छा, उसका मकसद क्या था वो इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। दोस्तों जो विनोद नाम का ये जो नौकर था, ये खाना खाने के लिए
घर पे आया करता था तो आरती भी इसको देखा करती थी और विनोद भी इसको देखा करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन घर में और भी परिवार के लोग थे जिस वजह से ये नहीं मिल पाते थे। अब इस तरीके से दोस्तों समय गुजरने लगता है। एक दिन अमन अपनी मोटरसाइकिल से कहीं पर जा रहा था, उसकी उस दिन छुट्टी थी, मार्केट जा रहा था वो कुछ सामान लेने के लिए। अचानक उसकी मोटरसाइकिल का टायर फटता है और उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी कमर में भी जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। अब आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। तो डॉक्टर साहब उसका जब चेकअप करते हैं तो ये बताते हैं कि अमन को लकवा मार दिया है। अब ज़िंदगी भर के लिए उसका जो शरीर है वो काम नहीं कर पाएगा। अब उसको हमेशा के लिए बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों उसकी दवाई की जाती है, डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर उसे घर भी लेके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अमन की जो नौकरी होती है वो भी छूट जाती है। अब अमन बिस्तर पर आ जाता है और बिस्तर पर ही सब कुछ वो किया करता था। खाना भी बिस्तर पर खाता था और जो कुछ भी बाथरूम था वो सब बिस्तर पर ही किया करता था। दोस्तों आरती अपने पति की कुछ दिन तक तो वो सेवा करती है, सेवा करने का ढोंग भी करती है और जो वो घर में सती सावित्री बनती थी वो चीज़ का ढोंग करती थी और घर परिवार वालों को दिखाती थी कि वो बहुत अच्छी औरत है। जी हाँ दोस्तों, अब आरती की जो इच्छा थी वो बढ़ने लगती है, उसकी जो आंतरिक इच्छा थी वो जागृत होने लगती है। अब वो अपनी इस इच्छा को पूरा करे तो कैसे करे, लेकिन उसे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उसने विनोद को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। अब वो मौका पाते ही उससे मिलना चाहती थी, उसके साथ अपने रिश्तों को कायम करना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो आरती ने एक प्लान सोचा। वो प्लान ये था कि वो जब अपने ससुर जी को और अपने पति को सुबह सुबह गंगा जल पिलाती थी तो वो गंगा जल अब वो शाम को पिलाने लगती है। शाम के टाइम पे वो पूजा करने लगती है, उसके बाद वो गंगा जल शाम को ही पिलाती थी और उस गंगा जल में नींद की गोलियां मिला देती थी और उस गंगा जल को अपने ससुर जी सुखाराम और अपने पति को पिला दिया करती थी। पिलाने के बाद दोनों को नींद आ जाती थी, दोनों सो जाते थे। एक दिन आरती विनोद नौकर को अपने पास बुलाती है किसी काम से। नौकर वहाँ पर आ जाता है तो आरती उसे अपने कमरे में बुलाती है। तो आरती कुछ अजीब अवस्था में बैठी हुई थी। नौकर अंदर पहुँच जाता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों एक दूसरे के ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए दोनों में पता ही नहीं लगता है कि गलत रिश्ते जो होते हैं वो कब बन गए। अब इन दोनों का रोज़ का यही काम था, जब भी इन दोनों को मौका मिला करता था इसी तरीक़ा का ये दोनों काम किया करते थे। धीरे धीरे दोस्तों तकरीबन 15 से 20 दिन का समय गुजर जाता है। जो विनोद होता है, ये नौकर होता है, वो खेतों में अच्छे से काम नहीं किया करता था, जो थोड़ा बहुत काम करता था और वो घर पर आ जाया करता था। अब सुखाराम को कुछ शक हो जाता है। एक दिन वो विनोद से पूछने लगता है कि भाई तू पूरा काम क्यों नहीं करता है, ऐसा क्या मामला है। तो विनोद कोई सटीक जानकारी उसको नहीं देता है। अब विनोद के दिमाग में ये बात सेट हो जाती है। वो ये बात आरती को बता देता है कि तुम्हारे जो ससुर जी हैं वो ऐसे ऐसे मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं, पूछते हैं। तो आरती अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बना लेती है और वो सोचती है कि अब आगे चल के अगर हम दोनों के ऊपर शक हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इस आदमी को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी कि अमन जो उसका पति था वो भी बिस्तर पर था। वो हालांकि कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सोचने समझने की ताकत, बोलने की ताकत उसके अंदर अभी भी थी। अब दोनों प्लान बना लेते हैं कि दोनों बाप बेटों को ही रास्ते से हटा दिया जाए ताकि आगे चल के हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि घर की जो जिम्मेदारी थी, घर के जो सब कुछ था वो आरती के ही हाथ में था। आरती ने विनोद को कह दिया था कि ये दोनों जब रास्ते से हट जाएंगे तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, सब कुछ मेरे हाथ में है, जो कुछ भी पैसा है, ज़मीन के कागज़ भी मेरे हाथ में हैं, हम दोनों अपनी ज़िंदगी इनके बाद बड़े अच्छे से गुजारेंगे। उसके बाद दोस्तों दोनों एक एक खौफनाक प्लान बना लेते हैं। दोस्तों एक दिन आरती जो होती है वो विनोद से कहती है कि तुम अमन को चाय में मिला के ये गोली दे दो। अमन को वो चाय में मिला के विनोद वो गोली दे देता है। तभी थोड़ी देर के बाद अमन की तो मौत हो जाती है, लेकिन सुखाराम को यही लगता है कि जो उसकी मौत हुई है वो एक हादसा है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, आसपास के लोगों को भी कुछ पता ही नहीं लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कुछ भी है हो गया। अब ये इस मामले को शांत, अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद ये मामला भी शांत हो जाता है। उसके बाद अब सबसे बड़ा जो कांटा था इनका वो सुखाराम था। ये सुखाराम को भी रास्ते से हटाना चाहते थे,
धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है। एक दिन सुखाराम विनोद से कहता है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ और तू यहाँ पर कभी मत आना, मैं कोई और नौकर देख लूँगा। अब विनोद को ये बात बुरी लग जाती है। वो तुरंत ही आरती के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ससुर मुझे नौकरी से निकालना चाहता है, अब मैं क्या करूँगा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आरती उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज इसका काम तमाम हम कर देंगे। दोस्तों शाम के वक्त रात के 9 बजे के आसपास जब सब लोग खाना पीना खा के लेट जाते हैं तो सुखाराम भी अपने कमरे में लेटा हुआ था, आरती भी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी थोड़ी देर के बाद विनोद इनके घर पे आता है और डायरेक्ट वो आरती के कमरे में चला जाता है। तभी सुखाराम को कुछ आहट हो जाती है और वो तुरंत ही उठता है और आरती के कमरे की ओर जब देखता है तो आरती के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो तुरंत ही बाहर से दरवाज़ा जब खटखटाता है तो अंदर से थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खोला जाता है तो आरती विनोद नौकर जो होता है उसके साथ बाहर आती है। अच्छा, सुखाराम जब ये देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है और इन दोनों को तरह तरह की गालियाँ देने लगता है और विनोद से कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया है, मैंने तो तुझे नौकरी से निकाल दिया था लेकिन फिर भी तू यहाँ पर आ रहा है और मेरी बहू के साथ ये सब कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और तुझे पुलिस के हवाले कर दूँगा। उसके बाद ये दोनों घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर सुखाराम पुलिस में चला गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हम तो पकड़े जाएंगे, अब हम करें तो क्या करें। अब दोस्तों ये दोनों क्या करते हैं, सुखाराम को पकड़ते हैं। वो तो बूढ़ा आदमी था और पकड़ने के बाद उसकी गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते हैं। अब ये दोनों घबरा जाते हैं कि अब इस आदमी को हम कहाँ डालेंगे, अगर बाहर लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए जो आरती होती है वो एक धारदार हथियार लेके आती है, सुखाराम के टुकड़े करके उसे बोरी में और थैली में भर के फ्रिज में ठूंस देती है, किसी को पता भी नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन का ये इंतज़ार करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि लोग इनको भूल जाएंगे कि जब मामला ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको कहीं ले जाकर दफना देंगे। लेकिन दोस्तों आसपास के लोगों को इन दोनों के ऊपर कुछ शक था, इसीलिए एक आदमी पुलिस को खबर कर देता है कि हमें कुछ मामला गलत लग रहा है, सुखाराम भी नहीं दिख रहा है काफ़ी दिनों से, तो हमें तो लगता है कुछ मामला है। पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है, केस की छानबीन करने लगती है, उसकी तलाश करने लगती है सुखाराम की कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। जब आरती के कमरे की तलाशी ली जाती है तो आरती के कमरे से कुछ खून की छींटें, उनको पुलिस को पता लगती है कि खून की छींटें हैं। अब पुलिस को जो होता है कुछ शक होता है कि ये खून की छींटें आई तो आई कहाँ से। तभी तलाशी लेते लेते जब आरती का फ्रिज खोला जाता है तो उसमें से कुछ थैलियाँ नीचे गिरती हैं और उस थैलियों में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, उन थैलियों को जब खोला जाता है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या होगा। उसके बाद आरती को बुलाया जाता है, उससे जब पूछताछ की जाती है तो आरती कुछ बताती नहीं है और भागने की कोशिश करती है। अच्छा, पुलिस जो होती है आरती को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसके गालों पर 2-4 थप्पड़ जड़ देती है, उसकी अच्छे से कुटाई करती है, पिटाई करती है पुलिस, लेडीज़ पुलिस। फिर आरती अपना जुर्म कबूल कर लेती है और नौकर के बारे में भी बता देती है कि विनोद मेरे साथ था, इस काम में मेरे साथ था। उसके बाद दोस्तों इस के बारे में जब लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान कितना गिर जाता है कि अपने ही लोगों को मार देता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो ऐसे लोगों को दोस्तों आप क्या कहोगे? आप मुझे एक बात बताइए, विनोद जो नौकर था और आरती ने जो किया, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किया। आपके हिसाब से क्या किया उसने, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब पुलिस इन लोगों को पकड़ के जेल में डाल देती है, आगे चल के इन दोनों को क्या सज़ा होनी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे आपके हिसाब से इन दोनों को क्या सज़ा होनी चाहिए, ये बात आप ज़रूर बताना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।